गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। और वैसे भी देखो कि रेडिएशन जो है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी है, राइट। और मैटर भी यदि क्वांटम मैकेनिक्स से देखोगे तो वो भी एक एनर्जी फील्ड ही है, मतलब दोनों। मतलब या आप ऐसे समझ सकते हो कि आइंस्टाइन ने ये चीज बोली थी कि E is equal to mc square. So mass and energies are convertible. So ऐसा नहीं है कि मास को आप एनर्जी के फॉर्म में भी देख सकते हो, और अगेन एनर्जी जो होगी वो मास में भी कन्वर्ट हो सकती है, करेक्ट। सो ये एनर्जी जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन जो है वो जब मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करेगा स्पेशली। और एक और चीज हम लोगों ने उसमें से डिस्कस करी थी कि मैटर जो है वो 3 फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में। तो बेसिकली जो फिजिकल फॉर्म में जो इंटरेक्शंस जो है वो उसका रेडिएशन का क्या होता है, और व्हाट विल बी लाइक whether it will be visible to us by the naked eye or not, तो certainly it is not, because radiations जो है स्पेशली जिसको हम लोग डील करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, इट इज नॉट इट्स इफेक्ट और नाइदर इट, मतलब इट्स इफेक्ट नहीं बोलेंगे लेकिन डेफिनेटली जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वी कैनॉट सी बाय द आवर नेकेड आई बेसिकली। तो रेडिएशन सेफ्टी में हम वही भी चीज देखते हैं कि चूंकि नेकेड आई से हम देख नहीं सकते तो उससे भाग नहीं सकते, वो हार्मफुल है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन, डिटेक्शन और बाकी सारे मैकेनिज्म जो होते हैं वो चूंकि हम आंखों से हमारा जो फिजिकल सेंस, ह्यूमन बॉडी का जो सेंसर जो है वो उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो वी नीड समथिंग, सम अदर टूल टू डिटेक्ट इट्स प्रेजेंस, वो है या नहीं है पहली बात। और उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यदि हमारे पास टूल अवेलेबल नहीं है तो हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमें एक चीज तो पता है ऑलरेडी कि रेडिएशन जो है वो हार्मफुल है, राइट। और दूसरी चीज जो है, जब भी एनर्जी का ये ट्रांसफर होएगा रेडिएशन का मैटर में, तो अल्टीमेट जो होता है वो बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल ही बनता है। चार्ज पार्टिकल होगा कोई चीज तो चार्ज पार्टिकल भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और फिर फोटोन भी इंटरेक्ट करेगा या न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, जो हमारे इंटरेस्ट का है। फोटोन है, न्यूट्रॉन है, नहीं तो चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट। उसी के इंटरेक्शंस को हमें समझना है, और उसी कॉन्सेप्ट, उसके जब नेचर को हम समझेंगे तो हम अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब होल कॉन्सेप्ट को अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। It might be for the detection purpose, it might be for the radiation protection purpose, कोई भी पर्पस हो, करेक्ट। तो उसके लिए जब तक हम उसके नेचर को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको नहीं कर सकते। और एक चीज और, अल्टीमेटली जो भी रेडिएशन जो होगा, फोटोन हो जो अगेन अनचार्ज पार्टिकल है, फोटोन के पास चार्ज नहीं है, राइट। तो उसका भी इंटरेक्शंस, लेकिन अल्टीमेट जो होता है वो आकर के चार्ज पार्टिकल में ही कन्वर्ट होता है, और फिर चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी जो है उसके अंदर डालते हैं, तो मैटर में ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह से न्यूट्रॉन भी अनचार्ज पार्टिकल है, उसके पास भी चार्ज नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इंटरेक्ट करने के बाद जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर जो करता है वो चार्ज पार्टिकल के थ्रू ही करता है। उस प्रोसेस से इनडायरेक्ट मैकेनिज्म हो जाता है, और चार्ज पार्टिकल तो है, तो चार्ज पार्टिकल की तरह वो बिहेव करेगा ही करेगा, राइट। तो हम लोग बेसिक विद दैट एक मोर इंट्रोडक्शंस के बाद हम लोग अभी देखेंगे कि हम सीधे ना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। हम लोग शायद हो सकता है कि हम उतना डिटेल में ना डिस्कस करें, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, और फिर आप लोग पढ़ेंगे, राइट।
मतलब आप लोग अपने से बुक पढ़िए, फिर जो आपको डाउट है, जिसको जो पूछना होगा वो अपना पूछे, देखे, राइट। या इससे उसका काम चल जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है। ठीक है, तो पहला है, हमने लिया टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ हेवी चार्ज पार्टिकल। हेवी चार्ज पार्टिकल में अल्फा पार्टिकल जो है वो हेवी चार्ज पार्टिकल है, राइट। सो अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट विथ मैटर प्राइमरली थ्रू कूलम्बिक फोर्स, राइट। इसका प्राइमरी जो मैकेनिज्म जो है वो क्या है, इट इंटरेक्ट विथ मैटर थ्रू, इसका प्राइमरली जो है, प्राइमरी मोड ऑफ इंटरेक्शन जो है थ्रू कूलम्बिक फोर्सेस बिटवीन देयर पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एब्जॉर्बर एटम। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो है उसका प्राइमरी मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा कि कूलम्बिक फोर्स से होगा, राइट। और कूलम्बिक फोर्स में किसके किसके बीच में, तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज, और जिस एब्जॉर्बर एटम्स जो है, मतलब जिस मैटर से होकर के पास कर रहा है, उस मैटर का जो एटम जो है, उस एटम का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच का इंटरेक्शन हो। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उसके बेसिस पे इनका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला लाइन जो है वो क्या बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट विथ मैटर प्राइमरली थ्रू कूलम्बिक फोर्स, right, between the positive charge and the negative charge of the orbital electron of within the absorber atoms। तो ये हमारा मान लो ये अल्फा पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल है, और ये हमारा एटम है जो माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमने एटम बनाया, वहाँ पे ये मैटर है, मैटर का एक पार्ट है। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है हमने आर कर लिया, नहीं। तो इसके बीच में जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसको हमने क्या लिखा, एफ विल बी द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच आई हैव रिटन क्यू अल्फा, पॉजिटिव क्यू अल्फा, और नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आई हैव रिटन माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कितना यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आर का वैल्यू जो है वो कितना है, राइट। मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो है एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के से कितना दूर है या कितना पास है, वो उसके फेट को डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। बट प्राइमरी मोड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड मैटर जो है इट इज ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स है बेसिकली। किसी भी चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन कूलम्बिक फोर्स ही है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का है तो अल्फा पॉजिटिव है और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, राइट। ओके फाइन। नाउ says depending on the proximity of the encounter, proximity of the encounter मतलब depending on the value of r, ये कितना डिस्टेंस है, राइट। द इम्पल्स जो होगा, जो फोर्स जो होगा, द इम्पल्स मे बी सफिशिएंट, impulse may be sufficient either to raise an electron to higher lying cell of absorber atom or जो है to remove completely the electron from the atom।
तो दोनों केस में दो चीज होएगा। पहला चीज कि एक इम्पल्स जो फील होगा, जो फोर्स जो लगेगा, राइट, जब ये चलेगा तो उस समय पे ट्रांजिएंट जो उसको फोर्स जो फील करेगा इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा कि वो या तो एनर्जी जो भी होगा जो गेन कर रहा है एनर्जी, तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो अपने जिस सेल में है उससे हायर सेल में चला जाए, राइट। तो उस केस में क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। या दूसरी चीजें हो सकती हैं कि हो सकता है कि इतना ज्यादा वो इम्पल्स महसूस करे कि वो उससे एटम से बाहर ही आ जाए, राइट। सो और टू रिमूव कंप्लीटली द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, यदि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का एटम से रिमूवल होएगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन। तो अल्फा पार्टिकल जो एनर्जी जो ट्रांसफर करेगा, इट विल ट्रांसफर थ्रू बोथ एक्साइटेशन से करेगा या आयोनाइजेशन से करेगा। और वो कैसे डिफाइन होगा, बाय डिफाइंड बाय द इम्पल्स, दैट्स व्हाट इट इज एक्सपीरियंसिंग। एंड और इम्पल्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका कितना क्लोज इनकाउंटर हो रहा है, कितने पास से होकर के चल रहा है, मतलब डिस्टेंस के ऊपर। यदि मान लो कि बिल्कुल क्लोज से होकर के गुजरेगा तो इम्पल्स ज्यादा होगा नहीं, दूर दूर से होगा तो कम होगा। तो दूर वाले में हो सकता है कि एनर्जी सफिशिएंट ट्रांसफर करे, सिर्फ एक्साइटेशन हो। जब क्लोज जाए तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? ओके। सिंस द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, कहां से आ रहा है एनर्जी? सिंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो या रिमूव हुआ या जो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, उसको एनर्जी कहां से मिल रही है? वो चार्ज पार्टिकल से मिल रही है जो इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको अल्फा पार्टिकल से मिल रही है, राइट। सिंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा? डिक्रीजेस as a result of the encounter and finally it comes to rest। क्या मतलब हुआ इसका? since the energy of the electron कहां से आ रहा है? उसको चार्ज पार्टिकल से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है चार्ज पार्टिकल, जैसे वो उसमें एटम में जैसे वो मैटर में मूव करेगा, आइदर मैटर का तीन फॉर्म होगा, सॉलिड होगा, राइट, लिक्विड होगा और गैस होगा। डिफरेंस क्या है सॉलिड लिक्विड गैस में? सिर्फ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सबसे कम जो है वो सॉलिड में है, उससे ज्यादा लिक्विड में है और उससे ज्यादा जो है वो गैस में है। गैस में जो उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो दो गैसियस पार्टिकल से, राइट, वो ज्यादा होता है। मतलब वो चीजें डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब जो उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा उससे जो एक डिस्टेंस बनेगा, दो एटम को क्लोज कर लो तो जो उनका जो सेंट्रल रेडियस जो होगा उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, उससे ज्यादा उनकी दूरी होगी गैस में। तो गैस में पार्टिकल्स जो है, गैस में एटम्स जो है वो काफी दूर दूर में है। यही डिफरेंस है, करेक्ट, राइट। अब चार्ज पार्टिकल जैसे उस मैटर किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म को आप विजुअलाइज कर लो, you can visualize the gaseous also, you can visualize the solid, you can visualize the liquid also। so किसी के थ्रू भी यदि होकर के चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर चल रहा है तो एक बार अल्फा पार्टिकल अपने निकलेगा। अल्फा पार्टिकल जैसे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के पास में पहुंचेगा, उस कूलम्बिक फोर्स के कारण कुछ न कुछ वो अपनी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्साइटेशन या रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में वो ट्रांसफर कर देगा अपनी एनर्जी, राइट। अपनी एनर्जी चार्ज पार्टिकल ने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो जो एनर्जी दे दी उस अमाउंट से चार्ज पार्टिकल की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई, राइट। अब जितनी बची है उतनी एनर्जी लेकर के वो आगे चलेगा और फिर चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है और किसी अदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो फिर वो कुछ न कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो जो एनर्जी ट्रांसफर कर दिया तो फिर चार्ज पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी।
तो ऐसे करते करते वो जैसे वो मैटर में मूव करता रहेगा, ईच टाइम इट विल experience Coulombic force, or it will transfer its energy to the orbital electron via the mechanism of this Coulombic force of attraction, और अपनी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे लूज करता जाएगा, राइट. सो decreases as a result of the encounter and finally it comes to rest, और अल्फा पार्टिकल जो है वो आकर के रेस्ट करता है, और उसके पास उतनी एनर्जी होती नहीं, एंड देन इट जस्ट एंड्स इट्स हिस्ट्री. ठीक है, आगे चले. इस स्लाइड पे जितनी बातें लिखी थी क्लियरली समझ में आ गए. चलते हैं. ओके, अब देखते हैं ट्रैक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का ट्रैक्स कैसा होता है? सेज एक्सेप्ट एट द वेरी एंड, सिर्फ लास्ट जब वो एंड करेगा अपनी हिस्ट्री, राइट, एक्सेप्ट एट द वेरी एंड द ट्रैक टेंड्स टू बी क्वाइट स्ट्रेट. ट्रैक जो होता है वो क्या होता है? एक्सेप्ट एट द एंड, वेरी एंड मतलब लास्ट समय पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक कोई सा रूढ़ी नहीं है वहां पे, बट रिमेनिंग पार्ट में ट्रैक्स टेंड्स टू बी क्वाइट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा होता है जैसे ये दिखा रहे हैं आपको, राइट. ये सीधा चलेगा, लेकिन इधर देखो एंड जब हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है. जस्ट ट्राई टू नोट इट आउट वेरी केयरफुली, राइट. अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिट हुआ, राइट, यहाँ कॉलीमीटर लगाया हुआ, अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा हुआ है, राइट. तो ये देखो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन यहाँ एंड जब हो रहा है तो एंड के केस में वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह रहा. हर के देख लो, करेक्ट. कैन यू नोटिस इट आउट? ये देखो सबका भी एक लेवल तक वो स्ट्रेट लाइन है, एक डिस्टेंस तक, लेकिन एंड जब कर रहा है तो वहां वो स्ट्रेट लाइन मेंटेन नहीं कर रहा है. ठीक है जी, क्लियर? सो एक्सेप्ट एट द वेरी एंड, except at their very end the tracks tend to be quite straight because, किस कारण से? Because the particle is not greatly deflected by any one of encounter and interactions occur in all directions simultaneously. ठीक है, देखो ये ना मैटर का एक, आप ऐसा समझ लो कि ये मैटर है, लेट्स से सॉलिड है, राइट, और एटम्स जो है वो फिक्स स्ट्रक्चर में, रिजिड स्ट्रक्चर में क्या है वो अरेंज्ड है. और ये जो रेड लाइन जो मैंने खींचा हुआ है, ये ऐसा समझ लो कि अल्फा पार्टिकल को इस रास्ते से होकर के गुजरना है, करेक्ट. ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल यहां पे इंटर करता है, यहां से इंटर किया. अल्फा पार्टिकल मान लो अभी इस लाइन पे आया है, यहां पे है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जो है इसके साथ इंटरेक्शंस होगा और इसके साथ भी कूलम्बिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. वो जब एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पे, तो ये दोनों के साथ, इसके साथ जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ भी वो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, फिर इसके साथ भी वो एक्सपीरियंस करेगा. ये तो चारों तरफ जहां भी सराउंडेड होगा वो वहां तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा. ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि मैं आपके साथ एक्सपीरियंस करूंगा और दूसरे के साथ जो एटम जो होगा उसके साथ वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. बट क्या डिफरेंस क्या होगा? जो क्लोजेस्ट होगा, जो सबसे पास में होगा जो एटम, वहां पे जो एनर्जी ट्रांसफर, जो वहां इंटरेक्शन ज्यादा होगा, वहां पुल ज्यादा होगा, करेक्ट. ठीक बात है, पुल तो होगा. अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इस एटम के ये पास में है, अब यहाँ क्या किया इसने, अपनी एनर्जी जो है एक आयोनाइजेशंस में दे दी, तो अब ये अल्फा पार्टिकल जो है ये क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, राइट. सो अल्फा पार्टिकल ने क्या करा, बेसिकली इसकी एनर्जी जो है आफ्टर इंटरेक्शन से क्या हो गई, नीचे हो गई, डाउन हो गई.
डाउन हो गई एनर्जी है। ई जो है इसकी जो एनर्जी जो थी वो ई हैज कम डाउन। अब एनर्जी कम हुई इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी अब, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है विल बी इज इक्वल टू ई जो है वो क्या होगा 1/2 mv²। करेक्ट, ठीक है ना? हा? तो ये इसकी एनर्जी 1/2 mv², तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी अब, राइट? वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब मान लो कि ये पार्टिकल जो है अब यहाँ पे इसका पोजीशन जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, है? अब इसका स्पीड कम हो रहा है, याद रखेगा, चार्ज कम नहीं हो रहा। अब समझ रहे हैं? इसका स्पीड कम हो रहा है। जब स्पीड कम होगा तो क्या होगा, चार्ज जब स्पीड ज्यादा होगा तो ये इंटरेक्शंस का टाइम, मतलब जो ये पुश और पुल जो फील करेगा वो टाइमिंग का फर्क पड़ेगा ना। करेक्ट? तो जो सबसे पास में, जो इनिशियल लेवल पे जो सबसे पास में था, करेक्ट, आप मेरी बात समझ रहे हो? जो इनिशियल लेवल उसके साथ तो इंटरेक्शंस तो करेगा, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा, जितना इजेक्शंस में जाना था चला गया, एक्साइटेशंस में जो कुछ भी जाना था वो चला गया, राइट? अब जो वो एनर्जी माइनस हुई तो इसकी वेलोसिटी डाउन हुई। अब जैसे एक बार वेलोसिटी डाउन हुई तो अब नेक्स्ट बार जब यहां पे होगा तो इंटरेक्शंस का टाइम स्पेंड जो करेगा वो ज्यादा करेगा। करेक्ट? और ये क्या होगा, इट इज सराउंडेड बाय ऑल ना, ऐसा तो नहीं है कि इसके अल्फा पार्टिकल के सराउंडिंग में एक ही एटम है, समझ गए? तो जब सराउंडेड बाय ऑल है तो अब एक के अलावा दूसरे के साथ भी वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो महसूस करेगा, समझ गए? अभी भी क्या होगा, अभी तो सेकेंड इंटरेक्शन से मान लो इसका हो रहा है, तो उस केस में भी एनर्जी फिर फर्दर लॉस होगी। जो पास में था वो अभी जो क्लोजेस्ट होगा उसी को एनर्जी ट्रांसफर होगी, समझ गए? राइट। और फिर जो रिमेनिंग एनर्जी जो होगी उस एनर्जी से उस जो वेलोसिटी जो भी कैलकुलेट करोगे उस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा। तो इनिशियली वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन जब लास्ट ट्रैक पे पहुंचेगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा, तब तक इसकी एनर्जी जो होगी वो काफी कम हो चुकी होगी, राइट? और उसकी वेलोसिटी इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो के आसपास में होगी। जब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगी तो उस केस में इसका इंटरेक्शंस और पुश पुल मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ होगा, समझ गए? तो वो किधर की तरफ मूव करेगा, समझ गए ना? वो जो एकदम से आराम तेजी से जो भाग रहा था, तो तेजी से चलेगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, फोर्स है उसके पास, इंपल्स है ना, मैसिव है, वो मास तो उसका कम हो नहीं रहा, एम तो वही कांस्टेंट है अल्फा पार्टिकल का, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो गई। और चार्ज जो है, चार्ज भी उसका कम नहीं हो रहा, वो जो भी इंटरेक्शंस होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी कूलम से जो आएगा उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन लास्ट पार्ट में वो मैक्सिमम के साथ वो पुश पुल जो मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो फील करेगा। करेक्ट? तो वही बात बोल रहे हैं, बिकॉज क्या बोल रहे हैं, टेंड टू बी क्वाइट स्ट्रेट बिकॉज पार्टिकल इज नॉट ग्रेटली डिफ्लेक्टेड बाई एनी वन इनकाउंटर, ठीक है? एंड इंटरेक्शंस अकर इन ऑल डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। आप समझ रहे हैं क्या बोला? फिर से देख लो, ये ट्रैक स्ट्रेट लाइन क्यों होगा एक्सेप्ट एट द वेरी एंड, लास्ट के एंड को छोड़ करके स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज पार्टिकल इज नॉट ग्रेटली डिफ्लेक्टेड बाई एनी वन ऑफ द इनकाउंटर्ड। जब इनिशियल उसके पास ज्यादा एनर्जी जब है तो वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है डिफ्लेक्ट। एक एक जो इनकाउंटर जो हो रहा है फर्स्ट इनकाउंटर में बहुत ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, समझ गए? नेक्स्ट काउंटर में
भी उतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में जब जाएगा तो वहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो सकता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन जो होगा वो वाला एजम्पशंस एट द एंड पे वो थोड़ा डेविएट हो जाएगा। ये डिफ्लेक्शन जो है यहां तक नहीं हो रहा, इज नॉट ग्रेटली डिफ्लेक्टेड बाय एनी वन ऑफ द एनकाउंटर एंड इंटरेक्शंस अकर्स इन ऑल डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली, क्योंकि वो तो सराउंडेड बाय है ना, अल्फा पार्टिकल इट विल बी सराउंडेड बाय एटम्स, जब अंदर घुसेगा तो हर तरह से हर एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ वो ये करेगा, तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है ज्यादा, वो वहां पे क्योंकि उसके पास एनर्जी है, वो मूव करते जा रहा है, आगे की तरफ चलते जा रहा है जब तक, लेकिन जब लास्ट में जब एनर्जी जब ये करेगा तो ये वाला मैकेनिज्म जो है वो इंटरेक्शंस तो होएगा ऑल में, लेकिन डिफ्लेक्शन उसका ज्यादा होएगा क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है उधर की तरफ, तो जो पास वाला जो होगा उधर की तरफ ज्यादा खिंच जाएगा, आप समझ रहे, लेकिन यहाँ पे वो चलता रहेगा अपना, जो भी क्योंकि हर तरफ से पुल कर रहा है, आगे बढ़ते गया, जो भी एनर्जी दिया, जिसको एक्साइटेशन देना था एक्साइटेशन दे, जो निकलना था निकल गया, उतनी एनर्जी सफिशिएंट है, वो आगे बढ़ते गए। ठीक है, अल्टीमेटली यदि मान लो ये मैकेनिज्म यदि आप विजुअलाइज कर पाए वेल एंड गुड, राइट, नहीं तो आपको ये चीज, ये फिगर जरूर याद रखना चाहिए, और आपको आप इस फिगर को समझने का मतलब फिगर भी जो है वो क्वाइट एक्सप्लेनेटरी है, और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल का ट्रैक जो है वो एंड पे स्ट्रेट लाइन नहीं होता, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा वो क्या होगा डेविएट हो जाएगा, लेकिन इनिशियल पे जो होगा कुछ देर तक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, फाइन, आगे चले। ओके, दूसरा टर्म एक आता है अल्फा पार्टिकल के साथ, स्टॉपिंग पावर का एक आता है कॉन्सेप्ट आएगा। तो स्टॉपिंग पावर क्या है? द लीनियर स्टॉपिंग पावर एस फॉर चार्ज पार्टिकल, स्टॉपिंग पावर, द लीनियर स्टॉपिंग पावर एस, कैपिटल एस से इसको डिनोट कर रहे हैं, फॉर चार्ज पार्टिकल्स इन ए गिवन एब्जॉर्बर, मतलब एब्जॉर्बर की बात यहाँ पे हम हर जगह एब्जॉर्बिंग मैटर की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग एटम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे भी चार्ज पार्टिकल जो होगा किसी भी मैटर से होके गुजरेगा तो वो कुछ न कुछ उसका एब्जॉर्प्शन होगा, स्कैटरिंग होगी, एटेन्युएशन होगा, क्योंकि अपनी एनर्जी का तो लूज करने ही वाला है, राइट, इसलिए कई जगह पे जनरल वर्ड आपको एब्जॉर्बर मिलेंगे, मतलब ठीक है, it's okay. So the linear stopping power capital S for charged particles in a given observer is defined as, क्या definition है? The differential energy loss for that particle within the material divided by the corresponding differential path length। मतलब ये क्या है, यदि मान लो कि इधर से होकर के अल्फा पार्टिकल चल रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है, राइट, तो एक छोटा पाथ लेंथ, एक छोटा सा एलिमेंट, ये dx है, समझ गए, इस एलिमेंट में कितनी एनर्जी का चेंज हो रहा है, हाउ मच चेंज हुआ, मतलब कितना, इतने छोटा सा एक डिस्टेंस जो dx है, dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस है, याद रखिएगा, राइट, तो इस स्मॉल डिस्टेंस में वो कितनी एनर्जी जो है वो लूज कर रहा है ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ इट्स इनकाउंटर विथ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी लॉस जो होगा वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर स्टॉपिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड बाय डिफरेंशियल एनर्जी लॉस फॉर दैट पार्टिकल, मतलब वो चार्ज पार्टिकल के लिए विद इन द मटेरियल, उस मटेरियल में, डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल पाथ लेंथ। तो S इज इक्वल टू
माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। माइनस DE चेंज इन एनर्जी, स्मॉल चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, so that is going to give you the stopping power, right? The value of minus d by dx along a particle track is also called its specific ionization loss, specific energy loss, sorry। इसको क्या बोलते हैं? माइनस डी बाई डी एक्स जो है स्टॉपिंग पावर को हम लोग दूसरा टर्म का यूज करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लॉस, या क्या बोला, मोर कैजुअली इट इज इट्स रेट ऑफ एनर्जी लॉस भी बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पावर को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पावर का एक नाम क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी लॉस है, दूसरा नाम क्या है? रेट ऑफ एनर्जी लॉस। स्टॉपिंग पावर is equal to rate of energy loss is equal to specific energy loss। ठीक है, क्लियर? तो इसको तीन नाम से हमने बोला। अब यहां पे देखते हैं ये क्या है। देखते हैं कर्व को। इस कर्व में क्या है? देखो इस एक्सिस पे हमारे क्या है? एनर्जी है पार्टिकल की और इन टर्म्स ऑफ एमईवी है, और यहां देखो 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 1, ये 10 टाइम्स और बढ़ता जा रहा है, राइट? फिर 10 टाइम्स 1 का 10 टाइम्स हो गया, फिर इसका 10 to the power 2, तो ये ना लॉगरिथमिक एक्सिस की तरह काम कर रहा है, राइट? और ये एक्सिस जो है वो यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक आयोनाइजेशन लॉस इन एयर पे एक्सपेरिमेंट किया है और वो कैलकुलेट करके उन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब स्पेसिफिक एनर्जी लॉस बोलो या रेट ऑफ एनर्जी लॉस बोलो या स्टॉपिंग पावर, हमने देखा तीनों का नाम हमने एक ही दिया, राइट? तो इस एक्सिस पे है। अब है अलग अलग पार्टिकल के लिए उन्होंने चार्ज पार्टिकल के लिए ग्राफ खींचा है। तो ये जो है हमारे काम का एक इलेक्ट्रॉन का है, राइट? और दूसरा जो है अभी देखो अल्फा पार्टिकल का, देखो, राइट? तो अल्फा पार्टिकल में देखो यदि 10 to the power 2 से 10 to the power 3 के बीच का लॉस, राइट, मतलब 10 टाइम्स एनर्जी का डिफरेंस यदि है तो उस केस में देखो एनर्जी लॉस बड़ी फास्ट हो रहा है इसका, अल्फा का, देख रहे हो? रेट जो है वो बहुत फास्ट है, राइट? सही है ना? और यहां पे इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रेट जो है उतना फास्ट नहीं है, दोनों के स्लोप में काफी डिफरेंस है, देख रहे हो? तो ये एनर्जी जो होगी यहाँ पे ये फास्ट है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस बड़ी तेजी से हो रहा है जैसे जैसे। और दूसरी चीज क्या है, एक और चीज नोटिस करने के बाद, जितना एनर्जी कम है तो वहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा है, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जा रही है तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस कम होते जा रहा है, राइट? क्योंकि देखो यहाँ पे यदि 10 to the power 3 है एनर्जी, तो उस समय पे एनर्जी लॉस जो है इसका काफी कम है। देखो यहाँ पे 0.05 के आसपास में है अल्फा पार्टिकल का, तो इस केस में यदि चलोगे तो 0.01 से थोड़ा सा अबव है, करेक्ट? सो ये काफी डिफरेंस हुआ ना, 10 टाइम्स एनर्जी डिफरेंस पे है, लेकिन यहाँ पर भी 10 टाइम्स एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन एनर्जी लॉस का यहां पे डिफरेंस जो है और इस डिफरेंस में उतना नहीं है इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है जी? जैसे मान लो कि यहां पे देखो 0.02 के आसपास का है, थोड़ा सा से अबव है, और यहां से कहां तक आ रहा है, यहां पे जब आ रहा है तो 0.005 हो जाएगा, और क्या रफली आधा ले लो। तो ये डिफरेंस जो दिख रहा है यहाँ का, मतलब आप ऐसे लगा लो कि रेड से ही ज्यादा अच्छा है। देखो ये डिफरेंस आपको मिलेगा ना यहाँ और सॉरी यहाँ और यहाँ के बीच का, करेक्ट? ये डिफरेंस मिला आपको। यदि 10 टाइम्स एनर्जी का डिफरेंस है तो यही एनर्जी लॉस, यहाँ पे एनर्जी लॉस ये है और यहाँ पे तो यही गैप मिला ना, यहाँ डिफरेंस मिला। लेकिन
अल्फा पार्टिकल के केस में देखोगे यही चीज है, तो अल्फा पार्टिकल के केस में ये जो है ये एनर्जी लॉस यहाँ पे है एक, राइट, और यहाँ पे आकर के ये वाला पॉइंट बन रहा है 10⁻³ पे, करेक्ट। तो ये देखो ये एनर्जी डिफरेंस देखो, अल्फा के केस में वही 10 टाइम्स का डिफरेंस है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है वो कम है। और ये इसका रिलेशनशिप मेन जो है वो वही है, इसका एक्सप्लेनेशन यदि देखोगे तो एनर्जी जो है वो इसकी वेलोसिटी है कि कितना टाइम जो है वो स्पेंड करेगा v, राइट, और E इज इक्वल टू उस पे करोगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 2e डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, उसके बाद आता है एक a plot of a specific energy loss, right, along track of the charge particle। अब देखो क्या है, या वहां पे क्या था, वो स्पेसिफिक एनर्जी लॉस वर्सेस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल था पहला, इसके पहले वाला ग्राफ। अभी का ग्राफ क्या है, प्लॉट ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी लॉस, वही रेट ऑफ एनर्जी लॉस जिसको बोल रहे हैं, या स्टॉपिंग पावर, तुम जो बोल रहे हो इसको, ठीक है जी। एनर्जी लॉस along the track of the a charge particle, वो उसका ग्राफ है। तो इस ग्राफ में देखते हैं क्या, स्पेसिफिक एनर्जी लॉस along अल्फा पार्टिकल ट्रैक। ये देखो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन है, मतलब ये आपका मैटर है, तो ये है हमारा, ये मैटर है, और इसके अंदर अल्फा पार्टिकल जो है इस ट्रैक पे मान लो मूव कर रहा है। तो एनर्जी लॉस कैसे हो रहा है, देखो ये, राइट, पहले यहां पे एनर्जी लॉस हुआ, राइट, अब क्या हुआ, यहां पे जब था, जब एंट्री किया तो उस समय इसकी एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम थी, याद रखिएगा मैक्सिमम थी। थोड़ा और आगे चला, मान लो जैसे वो यहां पहुंचता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है, राइट, तो तब तक उसकी एनर्जी कुछ न तो कम हो चुकी है, राइट। अब देखो उस ग्राफ में भी देखो एनर्जी कम थी तो एनर्जी लॉस ज्यादा था, रेट ऑफ ज्यादा था, करेक्ट, राइट, और वेरी हाई एनर्जी थी तब, सॉरी मतलब एनर्जी कम थी तो एनर्जी लॉस ज्यादा था, राइट, करेक्ट ना। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जा रही थी तो एनर्जी लॉस कम होते जाता है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस कम होते जा रहा था। एग्जैक्टली सेम थिंग इज रिप्लिकेटेड हियर, सेम चीज, सेम इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। क्या पहली चीज कि जैसे पार्टिकल जो है वो इनिशियली था तो हाई एनर्जी थी, अल्फा पार्टिकल के पास कुछ भी एनर्जी उसने लूज नहीं किया था, तो इसलिए रेट ऑफ आयोनाइजेशन लॉस इसका मिनिमम है यहाँ पे। थोड़ा आगे बढ़ा जब, तो उसका एनर्जी लॉस हो गया, अब एनर्जी कम हो गई इसकी, तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस बढ़ेगा, समझ गए। अब यहाँ पे आते आते इसकी एनर्जी जो होगी, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्या है, एनर्जी जो है बिल्कुल कम हो गई है। तो जब एनर्जी कम है तो एनर्जी लॉस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो ऐसे चलता है, अब समझ रहे। और एक बार मैक्सिमम हो जाता है, अब तो रुक ही गया, रुक गया तो पूरी एनर्जी खत्म हो गई, पूरी एनर्जी खत्म है तो लेग खत्म, एंड। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल का ट्रैक लास्ट पे जब होता है, एंड पे, तो उस समय पे उसका मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। दो ग्राफ इसमें बनाया है, एक ग्राफ जो है सॉलिड लाइन से खींचा हुआ है, इट इज जस्ट ए सिंगल अल्फा पार्टिकल होगा तो इस तरह की चीजें होने वाली है,
लेकिन यदि पैरेलल बीम होगा, मतलब एक स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल यदि गुजारेंगे उससे होकर के, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, राइट। ये मॉडिफाइड क्या होगा कि ऐसे करके वही एनर्जी लॉस होगा, लेकिन ये जो शार्प जो पिक जो था वो शार्प नहीं देकर थोड़ा सा ब्रॉड पिक दिखेगा, राइट। और दूसरी क्या, यहाँ पे एंड भी देखोगे ये शार्प हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड शार्प नहीं होगा, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे आकर के टिल्ट होगा। ये डिफरेंस याद रखना, समझ गए। तो ये जो है पैरेलल बीम और सिंगल पार्टिकल के बीच के का कर्व है, और इस कर्व को क्या बोलते हैं, फिगर 2.2 जो है इसको क्या बोलते हैं, नोन एज ए ब्रैग कर्व। ठीक है जी, हाँ क्लियर, यहाँ तक सही है मामला। चलो जी आगे चले। उसके बाद कॉन्सेप्ट एक आता है एनर्जी स्ट्रैगलिंग। ये भी कॉन्सेप्ट हमने जो गैस फील्ड डिटेक्टर में डिस्कस किया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। आप लोग रियली में जो एफर्ट जो मैं कर रहा हूं यहाँ से रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ, आई हैव गॉट ए डाउट कि यू पीपल आर जस्ट लिसनिंग, और उस जो क्या बोलते हो, जो अपॉर्चुनिटी को जो हार्नेस करना चाहिए वो शायद आप लोग नहीं कर रहे हैं। वो मुझे दिखता है, क्वेश्चन पूछ करके मुझे पता चल रहा है, बट एनीवे वी विल जस्ट फाइंड इट आउट द वे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है क्या है, एनर्जी स्ट्रैगलिंग का है। एनर्जी स्ट्रैगलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे बिकॉज द डिटेल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शंस undergone by any specific particle vary somewhat randomly, its energy loss is a stochastic और मतलब statistical और stochastic process. What does it say? बोल रहे हैं कि यदि आप डिटेल्स देखोगे माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शंस का, मतलब कोई भी पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के देखोगे, तो जो इंटरेक्शंस जो होता है वो क्या होता है, इट हैपेंस रैंडमली, समव्हाट रैंडम उसमें होता है, उसमें रैंडमनेस होता है, इसलिए उस पर्टिकुलर जो एनर्जी लॉस भी जो होएगा वो भी रैंडम होगा, अनसर्टेन होगा। तो इसलिए जहां पे अनसर्टेनिटी आती है वहां पे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। ये भी चीज हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के रिकॉर्ड करे, पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना वो मुझे नहीं पता, इसलिए हमने जो भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से शुरू करा था। पूरा इट वाज वेल डिजाइन्ड एंड प्लान्ड है वो सारी चीजें। सो उस केस में स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट, क्योंकि अनसर्टेनिटी वहां पे ज्यादा होते हैं, राइट। तो इसलिए चूंकि रैंडम होएगा एनर्जी लॉस, इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी लॉस। जहां पर भी होएगा अनसर्टेनिटी है तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल और स्टोकास्टिक प्रोसेस या स्टोकास्टिक मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है जी, है? सो दूसरा क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर a spread in energy always results after a beam of monoenergetic charged particle has passed through a given thickness of the absorber। मतलब उस केस में क्या होगा कि जो एनर्जी का जो लॉस जो होगा भाई, जो रैंडम है, तो मान लो कि जैसे किसी भी ऑब्जर्वर से हो करके यदि अल्फा पार्टिकल गुजर रहा है, राइट, इट इज मूविंग इट आउट, तो हर समय पे आप यदि ऐसा सोचते हो कि इस पॉइंट पे इतना ही एनर्जी लॉस होना चाहिए, फिक्स्ड एनर्जी लॉस होना चाहिए, वो नहीं होएगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू में चेंजेस होंगे, और वो हमेशा आपको एक रेंज मिलेगा, अनसर्टेन वैल्यू मिलेगा, समझ गए। वो यही बोल रहा है, तो इसलिए एनर्जी लॉस जो होगा क्या होगा, वो इट विल बी स्प्रेड इन एनर्जी लॉस। ये स्प्रेड इन एनर्जी, उसी की एनर्जी लॉस में जो स्प्रेड होगा, right, always results after a beam of monoenergetic charged particle passes
passed through a given thickness of absorber। मतलब एक डिस्टेंस से होकर के, जो सपोज करो कि ये आपका एब्जॉर्बर है और इससे होकर के आपका अल्फा पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल होकर के पास कर रहा है, तो उस केस में जो एनर्जी लॉस जो होएगा इसके अंदर, राइट, उसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। इट विल बी अनसर्टेन एंड thus it will have some range। समझ गए? वो रेंज होगा कि यहां से यहां के बीच में एनर्जी लॉस होगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स में होता है ना, मीन इतना होगा, राइट, रेंज मैक्सिमम टू मिनिमम जो होगा, मिनिमम से मैक्सिमम एनर्जी लॉस इतना का इतना होगा। स्टैटिस्टिक्स मींस मीन वैल्यू, रेंज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बीच में आने वाले हैं। ठीक है, तो इट विल हैव ए रेंज, राइट। द विड्थ ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वही मेजर के इसके का एनर्जी स्ट्रैगलिंग का है। तो विड्थ ऑफ द एनर्जी लॉस मतलब ये विड्थ जो है ये कितना लिमिटेड है, राइट। मतलब द विड्थ ऑफ दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपका कर्व जो भी बनेगा तो एक कर्व बनेगा और वो कर्व देखो गॉसियन कर्व बनता है, इस टाइप का एनर्जी लॉस होगा। मतलब सेंटर पे ये मैक्सिमम है, देख रहे हो, और इधर की तरफ कम होते जा रहा है, फिर इधर की तरफ भी कम होते जा रहा है। और देखो पिक में देखो यहाँ पे बहुत छोटा FWHM है, राइट, इसके बाद बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, देख रहे हो, बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। तो ये ग्राफ जो है विच वैरीज, यहाँ पे इसीलिए लिख लगे विच वैरीज विथ द डिस्टेंस अलोंग द पार्टिकल ट्रैक। तो जैसे पार्टिकल ट्रैक बढ़ता जाएगा तो ये एनर्जी का लॉस का जो रेंज जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब फर्स्ट वाले इनिशियल ट्रैक पे ये एनर्जी लॉस जो होगा उसका FWHM बहुत कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एनर्जी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एनर्जी वर्सेज एक्स डिस्टेंस का, इस एक्सिस पे ये है, और ये एक्सिस जो ले रहा है आपका एक्स है, डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे। तो व्हेन द डिस्टेंस इज 0 मींस अभी पार्टिकल जो है वो आपका यहाँ पे है। अब समझ रहे, व्हेन डिस्टेंस इज 0 मतलब पार्टिकल जो अभी इंटर कर रहा है, यहां पर भी एनर्जी लॉस होएगा, लेकिन एनर्जी लॉस जो होगा वो रेंज जो होगा वो कम होगा। मतलब वहां प्रेडिक्शन बिल्कुल फाइन रेंज होगा, इतना से इतना के बीच में एनर्जी लॉस होगा। लेकिन जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, थोड़ा और दूर चला तो ये जो एनर्जी लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा तो देखो ये FWHM और बढ़ा, फिर और बढ़ा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन पे और FWHM का भी रिलेशनशिप है। आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में देखोगे तो वहां पर भी हमने बताया कि 68%, 99% है, 98.5% बोला, राइट। तो ये स्प्रेड बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो, तो क्लियर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका स्प्रेड जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन लास्ट में आते आते देखो क्या चेंजेस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल चेंज। सी जस्ट सी हियर इट वाज ए पीक, थोड़ा पीक छोटा भी हुआ, शार्प पीक था, FWHM कम, पीक स्प्रेड हुआ, पीक स्प्रेड हुआ, स्प्रेड खूब ज्यादा स्प्रेड हुआ, उसके बाद जब लास्ट में एंड कर रहा फिर पीक बड़ा हो गया। समझ गए, देख रहे हो, ये स्प्रेड से कम हो गया। तो इसीलिए वो तुम देखोगे अल्फा पार्टिकल का ट्रैक पे भी जो बना हुआ था वो धीरे 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 ऊपर जा रहा था, एकदम लास्ट में एंड पे एकदम से पिक होकर के डाउन हुआ था सिंगल पार्टिकल। गॉट इट? सो ये चीज समझना और ध्यान देना जरूरी, ठीक है। प्लॉट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बीम ऑफ इनिशियली मोनो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल एट वेरियस पेनिट्रेशन डिस्टेंस इज द पार्टिकल एनर्जी एंड एक्स इज द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक, ठीक है।